वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की एक घटना है, उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन भी प्रकाश की एक घटना है। इस घटना के अंदर क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती हुई दूसरे पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने लिया एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का यहाँ पे तात्पर्य है कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात जिसके अंदर प्रकाश की किरणें गमन कर सकती हैं, जैसे कि कांच, पानी, ग्लिसरीन, प्लास्टिक इत्यादि, जिसके अंदर प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, उस माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। क्लियर। अब माध्यम क्या है? माध्यम एक रास्ता है, मीडियम है, या फिर ऐसे मैं कहूँ कि एक ऐसा माध्यम का अर्थ है कि जो चीज़ जहाँ पर संपूर्ण रूप से विद्यमान होती है उसे ही हम माध्यम कहते हैं। जैसे मेरे साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हवा माध्यम है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कांच माध्यम है और यहाँ पे हमने कोई दूसरा माध्यम लिया है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और ये हमने ले लिया इसका अभिलंब, तो ये जानी चाहिए सीधी, परंतु अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस मार्ग पर नहीं जाएगी, ये या तो इस साइड में जाएगी या फिर इस साइड में जाएगी। ठीक है, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी कि मूल मार्ग से विचलन हो जाता है, मूल मार्ग से विचलन हो जाता है और यही घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। जो आ रही है किरण उसको हम नाम देते हैं आपतित किरण। ठीक है बात। और ये हो गया अपने पास में अभिलंब। और जो किरण इस प्रकार से जाती है अंदर, अपने मूल मार्ग से विचलित होती है, उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। क्लियर बात। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण, जबकि अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण, सॉरी ये वाला कोण नहीं, ये वाला अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का जो कोण है वह कहलाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। क्लियर बात। तो ये घटना हमारे पास कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? अपने मूल मार्ग से विचलित क्यों हो गई है? इसका कारण है प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होना। अर्थात प्रकाश का जो वेग है, चाल है, भिन्न भिन्न माध्यमों में इसका मान अलग अलग होता है, जिसकी वजह से अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। क्लियर बात। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण एक ही तल में होती हैं। एक ही तल में होती हैं। ये तो है भाई पहला नियम। आप खुद देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण, मान लो कि यहाँ पे ये यहाँ का माध्यम अपवर्तक माध्यम है, ये अर्थात पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है,
ठीक है, ये अभिलंब हुआ और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से अंदर की ओर झुक जाती है, तो या तो गति इसकी इधर हो रही है या फिर इस साइड में हो रही है। एक्स वाई तल में वह गति कर रहा है, प्रकाश की किरण इस साइड में या इस साइड में कभी नहीं जाएगी। तो इस वजह से क्या नाम दिया गया कि इन तीनों को बोला गया कि तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। दूसरा नियम है, इसका दूसरा नियम है आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात। आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर, ये होता है अपने पास में एक स्थिरांक जिसको नाम दिया गया n/1, इसको नाम दिया गया n/1। ये है इसका दूसरा नियम और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम भी है। क्लियर बात। तो यहां पे हो गया अपने पास में साइन आई बट्टे साइन आर बराबर स्थिरांक, जो कि स्नेल का नियम भी कहलाता है। आती है बात समझ में? तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब हमें एक तो इस बात को समझना है, ठीक है, हमें एक इस बात को समझना है और कुछ और बातें भी हैं जो अपवर्तन से रिलेटेड है, जिन बातों को अपने को समझना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं बात कर दूंगा, कुछ बिंदु जो हमें समझने चाहिए, ठीक है। जैसे इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझना है, तो पहले तो मैं बात करता हूं कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, अर्थात चाल का भिन्न होना, चाल का भिन्न होना पहला। दूसरा पॉइंट है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, अर्थात मान लेता हूं कि ये जो माध्यम है, अर्थात पहले हवा में आ रही है, तो ये है अपने पास में माध्यम 1 और ये है माध्यम 2, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित होगी, ये बात अपने को पता चल गई है, ठीक है ना। अब इस माध्यम का अपवर्तनांक मैंने ले लिया n1, इसका मान ले लिया n2। अपवर्तनांक क्या होता है वो भी अभी बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इसको मैं डिस्कस करूंगा तभी अपने को ये बातें पता चलेगी। फिलहाल अपने को ये बात देख लेनी है कि क्या होता है। तो ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। अब प्रकाश की किरण माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो यह है इस साइड में भी जा सकती है और इस साइड में भी जा सकती है, लेकिन अभिलंब की और सीधी की सीधी तो नहीं निकलेगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ये इस साइड में आएगी या इस साइड में आएगी? ये डिपेंड करता है माध्यम पर, ये डिपेंड करता है माध्यम पर। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में, तो ये मान लिया कि विरल माध्यम है, विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम। विरल का मतलब जहां पे कण जो है दूर दूर है, जहां पे जिस माध्यम के कण आपस में दूर दूर होते हैं, जैसे कि हवा है एक विरल माध्यम है, घनत्व को दर्शाता है ये, ठीक है। तथा जो पानी है या फिर कांच है वो सघन माध्यम है। आ रही है ना बात समझ में? तो सघन का मतलब जब कण पास पास में है, जब विरल का मतलब जब कण दूर दूर हैं, जैसे कि हवा जल की अपेक्षा विरल है, हवा कांच की अपेक्षा विरल है, कांच जल की अपेक्षा सघन है। आई बात समझ में? तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात विरल से जब सघन होगा, विरल से सघन होगा तो झुकेगी, और जब सघन से विरल होगा, सघन से विरल होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, आई बात समझ में? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अर्थात मान लिया अपने पास में ये माध्यम है, ठीक है, तो ये अपन ने लिया विरल माध्यम और ये ले लिया सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई, ये आपतित किरण, और ये हुआ अपने पास में अभिलंब, ठीक है। और ये क्या होगी? किरण इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है भाई, ठीक है। अगर इसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण
यहाँ से मैं कर दूँ, ये कर दूँ, सघन कर दूँ और ये विरल कर दूँ, तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी और अभिलंब से दूर हटेगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से, इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा, जबकि इस कंडीशन में r का मान I से अधिक होगा। देखो तुम खुद, जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये कोण का मान इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, जब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये r है और ये कोण I है, तो I का मान क्या होगा? r से अधिक होगा। तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, अपवर्तनांक एक ऐसी कांस्टेंट राशि है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी या कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, अर्थात प्रकाश की चाल हम देख रहे हैं प्रकाश के निर्वात में चाल की अपेक्षा, तो इसकी परिभाषा है n बराबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल व माध्यम में चाल का अनुपात, प्रकाश की निर्वात में चाल व माध्यम में चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो निर्वात की चाल की अपेक्षा कितनी होगी, ये बात बताता है अपने को अपवर्तनांक। ठीक है बात, तो यहां से अपन ने निकाल लिया। तो अब देखो, मान लिया अपने पास में ये माध्यम था, ये प्रथम माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 था, इसका अपवर्तनांक n2 था। ठीक है, तो n1 का मान कितना आएगा? n1 का मान आएगा c/v1। मान लिया कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है इस माध्यम में, तो यहां पे इसका वेग v1 है और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है? c। इसी प्रकार से n2 का मतलब कितना हुआ? c/v2। ये जो प्रकाश की किरण इस साइड में जा रही है, इसका जो वेग है वो v2 प्राप्त होता है, इसका वेग v2 प्राप्त होता है। तो n1 का मान ये आया, n2 का मान ये आया, और n21 क्या है? n2/n1 होता है। क्या होता है? n21 अपन ने पढ़ा अभी, क्या हुआ? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही कहलाता है अपवर्तनांक n21 का। इसी पर इसका मतलब क्या हुआ? माध्यम 2 बट्टा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं n12, तो n1 बट्टे कितना आएगा? n2, अर्थात माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये बात समझ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को अपने को समझना है। यहां पे क्या आया? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो हमने n21 लिया था, n2/n1 लिया था, sin i बट्टे sin r कितना लिया था? sin i बट्टे sin r जो लिया था वो n2/n1 अर्थात n21 लिया है, ये लिया ना, अर्थात i और r, क्योंकि हमने कहा था कि जा का मतलब होता है कोण i। ठीक है, यानी कि साइन के साथ में जो कोण होता है उसको अपन जा बोलते हैं, और कोस के साथ में जो कोण होता है उसको अपन कोज्या बोलते हैं, और जो टेन के साथ कोण होता है उसको अपन स्पर्श जा बोलते हैं। इसलिए sin i बट्टे sin r बराबर n21, इसलिए इसको जा भी बोला गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर जा का मतलब क्या हुआ। जा मतलब जा नहीं, जा,
और कोस के साथ में होता तो उसको अपन बोलते कोज्या, गोज्या नहीं कोज्या। हाँ, और ऐसे ही टेन के साथ होता तो उसको अपन बोलते हैं स्पर्शजा। तो यहाँ पे ये बात अपने को क्लियर हो जाती है। अब हम देख रहे हैं इस बात को, N2 का मतलब हुआ N2/N1, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसी प्रकार से N12 का मतलब माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। आई बात समझ में? अब इस बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। एक बात तो समझ में आ गई, आई और आर का मतलब क्या हुआ, जा का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। N2 अर्थात N2/N1, N2/N1। जब साइन आई बटे साइन आर आएगा तो N1/N2 नहीं आएगा, इसका उल्टा N2/N1 आएगा। ध्यान रख लेना, N2/N1, ठीक है कि नहीं। अर्थात जब कोण आई है, कोण आई में अपवर्तनांक कोण आर वाले का अपवर्तनांक लेना है, यही ना बात, ये बात अपन समझ सकते हैं। N21 आया। इसी प्रकार से N12 का मतलब कितना होगा, N1/N2। अगर मैं लेता हूं N15 कितना होगा, N5/N1, या फिर N45 ले लेता हूं। इस प्रकार से ये चीज आने वाली है, क्लियर बात। तो ये हुआ अपने पास में अपवर्तनांक। अब मैं अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स निकाल सकता हूं। मैं N21 का मान निकाल सकता हूं। N21 कितना होगा, N2/N1, N2/N1। तो N2 का मान कितना, C/V2/N1 का मान C/V1। तो C से C कैंसिल, अर्थात V1/V2, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, V1/V2। अब देखो इससे क्या निकला, N2 बराबर V1, N2/N1 बराबर N2/N1 बराबर V1/V2। अरे यही प्राप्त हो रहा ना, अर्थात N जो है व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है V के। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसके अंदर वेग क्या होगा, कम होगा। उसके अंदर प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। देखो ये डिनोट कर रहा है ये बात, N किसके व्युत्क्रमानुपाती है, V के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तुम देखो वैसे भी तुम देख सकते हो जो N है अपवर्तनांक है वो घनत्व को दर्शा रहा है। ठीक है, घनत्व को दर्शा रहा है, तो जिसका जो ज्यादा घना होगा उसके अंदर प्रकाश धीरे ही तो चलेगा। अरे मान लो कि तुम पानी के अंदर दौड़ रहे हो और तुम हवा के अंदर दौड़ रहे हो, तो पानी के अंदर तुम उतना तेजी से थोड़ी दौड़ सकते हो जितना अपन हवा के अंदर दौड़ सकते हैं, क्योंकि माध्यम सघन है। माध्यम क्या है, सघन है। जो माध्यम सघन होगा, ज्यादा होगा, जो माध्यम सघन होगा उसके अंदर उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसके अंदर वेग क्या होगा, कम होगा। तो प्रकाश धीरे चलेगा पानी में वायु की तुलना में, प्रकाश धीरे चलेगा पानी में वायु की तुलना में, प्रकाश धीरे चलेगा कांच में वायु की तुलना में। अरे बात आई समझ में, ठीक है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में बन जाता है। आगे हम देखते हैं इसको और अपन डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे को समझ में आ जाती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जबकि चाल व तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होंगे। चाल व तरंगदैर्ध्य परिवर्तित होंगे जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि चाल तो परिवर्तित है। अरे चाल परिवर्तित है तभी तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब उसके अंदर वेग के अनुसार अपन ने देख लिया, अब तरंगदैर्ध्य के अनुसार भी अपने को देखना पड़ेगा। अब तुम देखो, हम जानते हैं we know that न्यू आवृत्ति को दर्शाया जाता है न्यू से। तो प्रथम माध्यम में आवृत्ति न्यू बराबर V1/λ1, न्यू बराबर C/λ होता है बेटा। प्रकाश की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है C/λ, या फिर
एक फॉर्मूला 1/t निकाला था, उसकी जगह पे अपन ये काम ले रहे हैं। तरंगों के अंदर अपन ने पढ़ा होगा, तो न्यू बराबर c/λ, याद रखना है। इसके अंदर c मतलब प्रकाश का वेग है, जबकि लेमडा जो है क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो प्रथम माध्यम के अंदर जो वेग तो कितना है, v1 है, उसकी तरंग दैर्ध्य λ1 है। इसी प्रकार से ये तो फर्स्ट मीडियम में है। सेकेंड मीडियम में क्या होगा, आवृत्ति तो कोई परिवर्तित होगी नहीं, तो न्यू का तो न्यू, ठीक है। कितना आएगा, v2/λ2, v2/λ2। तो तुम देखो, अब मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं n21 बराबर n2/n1, n21 बराबर कितना है, n2/n1, v1/v2, और v1 का मान कितना लिख सकता हूं, न्यू λ1 अपॉन में न्यू λ2, तो न्यू से न्यू कैंसिल, तो आया n21 बराबर n2/n1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2 प्राप्त हो जाएगा। ये भी अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। 3 टर्म्स कंडीशन चेक कर ली उसने, वेग को भी डिसाइड कर लिया, अपवर्तनांक को भी डिसाइड कर लिया, और तरंग दैर्ध्य को भी डिसाइड कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। आई बात समझ में? तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया अपवर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ बिंदु। क्लियर है बात? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आगे। एक और पॉइंट है जो कि मैं आगे भी डिसाइड कर सकते हैं अपन, कुछ चीज़ें अपने को क्वेश्चंस करने से पता चलेंगी। ये जो चीज़ें हैं अपने को ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से पता चलेगी, ठीक है की बात। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। मैं एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती हुई दूसरी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर बात। अब उसके बाद में हमने इसके नियम पढ़े कि आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा पढ़ा था आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक प्राप्त होता है जो कि n21 होता है, अर्थात माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक हमने पढ़ा था प्रकाश की निर्वात में चाल व प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात ही कहलाता है अपवर्तनांक। और उसके बारे में अपन ने ये सारी चीजें निकाल ली। क्लियर बात। अब हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, तब अपने को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मान लिया अपने पास में 3 माध्यम है। ये माध्यम 1 है, माध्यम 1, ये 2 माध्यम है, और ये 3 माध्यम है। ठीक है, तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। ये माध्यम है, तीनों का अपवर्तनांक अलग अलग है। इसका अपवर्तनांक मान लिया n1, इसका अपवर्तनांक n2 और इसका मान n3। क्लियर। अब जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, तो मान लिया कि एक प्रकाश की किरण जाती है इस प्रकार से, ये इसका अभिलंब। तो प्रकाश की किरण गुजर रही है इस प्रकार से, तो अपन गुजार के देखते हैं। तो प्रकाश की किरण गई, ये गई प्रकाश की किरण, और ये हुआ इसका अभिलंब। ये प्रकाश की किरण जाती है और जाने के पश्चात इस साइड में जाकर ऐसे चली जाती है। तो बताओ n1, n2 और n3 में से कौन सा बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, या और सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है, और बीच का कौन सा है। तीनों के अंदर अपने को संबंध स्थापित करना है। तो देखो मान लिया कि ये कोण I पर तो गई, ठीक है, और ये कोण R1 पर चली गई। ये कोण R1 होगा तो ये कोण भी कितना होगा, R1, और ये ले लिया कोण R2। ठीक है, तो अब देखो हमें बताना है कि n1 बड़ा है, n2 बड़ा है या n3 बड़ा है। तो तुम देखो, जब अब मुझे बात ध्यान में आनी चाहिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और मैंने क्या बताया, अपवर्तनांक है वो घनत्व को दर्शाता है, जो ज्यादा घना होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अब कोई प्रकाश की किरण n1 से n2 की तरफ जा रही है, तो अभिलंब ये रहा, अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये
N2 ज़्यादा सघन है N1 की तुलना से। ठीक है कि नहीं, ये दूसरा माध्यम है, वो प्रथम माध्यम की तुलना में ज़्यादा सघन है, तो ज़्यादा सघन है तो N2 का मान भी कितना हुआ, ज़्यादा हुआ। एक बात तो मुझे पता चल गई, जो N2 का मान है वो N1 से तो ज़्यादा है। अब देखो, अब प्रकाश की किरण किधर जा रही है, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो अभिलंब ये रहा, जानी चाहिए थी ये ऐसे, ये अभिलंब से बहुत ज़्यादा दूर हट रही है, अर्थात ये कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हुआ, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और ये अभिलंब से बहुत ज़्यादा दूर हट रही है, तो ये विरल माध्यम, अर्थात N2 का मान N3 से भी कम है, N3 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, N2 तो सबसे बड़ा हुआ, N2 सबसे बड़ा, उसके बाद में N1 का मान आता है, उसके बाद में बात आती है N3 की। तो ये तीनों के अंदर संबंध स्थापित हुआ, ये तीनों के अंदर संबंध स्थापित होता है, तो तुम देख पाते हो कि क्या होता है। क्लियर बात। तो ये एक बात अपने को क्लियर हो जाती है। अगर हम इसको देख के अपना रूल बनाना चाहें तो तुम देख रहे हो कि सघन माध्यम के अंदर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, कम होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n का मान जब ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा, ये, और अपवर्तन कोण का मान सबसे कम इसमें, m व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, अर्थात अपवर्तनांक अपवर्तन कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस अंदाज से भी मैं क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। आती है बात समझ में। तो चलिए, ये अपन ने देख लिया है तीनों के अंदर रिलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो मान लिया कि वायु के अंदर, माना अपने पास में एक माध्यम है इस प्रकार से, ये है वायु, ठीक है, और जल, ये है जल। कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इस प्रकार से। तो इस प्रकाश, ये जो किरण है, ये किरण गई है, इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है और इसकी तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो जल, और यहाँ पे वेग मान लिया v1 है और यहाँ पे वेग v2 है। तो बताइए कि जल में वायु, जो प्रकाश की किरण का वेग कितना होगा। क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है तो वायु के अंदर उसकी तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य और अपने पास में क्या परिवर्तित होता है, चाल परिवर्तित होती है, जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। तो तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसके अंदर तरंगदैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे हम जानते हैं v2 का मान ज्ञात करना, और v1 का मान कितना होगा, c, क्योंकि प्रकाश की वायु में वेग c के बराबर होता है। प्रकाश का वायु में वेग निर्वात में वेग के बराबर होता है। तो हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं v1/v2 बराबर λ1/λ2। अरे क्लियर है ना बात। तो v1 का मान कितना आया, 3 × 10⁸ v2 बराबर λ1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम बट्टे 4500 एंगस्ट्रॉम। λ2 का मान रख दिया अपन ने, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये कैंसिल, ये 60/45 हुआ तो कितना होगा, 4/3। तो यहाँ पे आता है अपने पास में। तो v2 का मान अगर मैं निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा। तो v2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से, v2 बराबर कितना आएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 9 × 10⁸ बट्टे, ये वैल्यू आएगी इधर, तो ये आया 4। तो v2 का मान आया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लिया कि एक प्रकाश की किरण है, वो कांच से जल में जा रही है। यहाँ पे मान लिया कि कांच है, यहाँ पर जल है। जल का अपवर्तनांक तो है 4/3, इसका अपवर्तनांक है 3/2।
जल का अपवर्तनांक है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक है 3/2। तो जल का अपवर्तनांक को तो मैंने नाम दे दिया NW, जबकि कांच का अपवर्तनांक कितना है, NG ले लिया, N ग्लास। अब प्रकाश की किरण किस में जा रही है, कांच से जल में जा रही है, तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, N21, अर्थात पहले दूसरे माध्यम का N21 का मतलब N2/N1 अर्थात NW/NG। N2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो NW है, N वाटर, इसलिए मैंने NW नाम दे दिया और इसको दे दिया NG। तो NW का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4/3 बट्टे NG का मान कितना है, 3/2। तो यहां पे तुम देखो, यहां पे कितना आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में, सॉरी यहां से कितना जा रहा है, 4/3, तो वैल्यू आएगी N21 का मान 8/9, 8/9। अगर यही वैल्यू क्या कर देता कि जल से कांच में जाती तो कितना आ जाता, NG/NW आ जाता। ठीक है, तो उस समय पे आंसर कितना आता, 9/8। तो किसी भी सिचुएशन को वो पूछ सकता है कि कोई से भी माध्यम में, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा सकती है। बस अपने को ध्यान रखना है कि जो किरण दूसरे माध्यम में गई उसका अपवर्तनांक पहले, और जो किरण जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे लेंगे अपन। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में अपवर्तन अपने पास में एक सिंपल सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन ने देख लिए हैं और इसके PDF नोट्स आपको अपने टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इसको लाइक और कमेंट करते रहिए और साथ साथ में इसको बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि